हेलो गाइस। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का पार्ट 1। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास 12 में जो चैप्टर 7 इंटीग्रल्स है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। किसी भी इंजीनियरिंग वगैरह स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो अगर आप लोग क्लास 12 में हैं और आप लोग इंटीग्रल सीखना चाहते हैं, तो आप लोग जो आने वाले पूरे वीडियो की प्लेलिस्ट है वो आप लोग प्लीज़ देखें, क्योंकि मैं आप लोगों के इंटीग्रल्स का एक एक पार्ट, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन जो क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, मैं आप लोगों को उन सभी को लेकर अच्छे से बहुत ही आसान शब्द में समझाऊंगा कि इंटीग्रल्स क्या होते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज हमारा जो है वो है लेक्चर 1। तो आज हम लोग जो 7.1 एक्सरसाइज है चैप्टर 7 का, उसका बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देखेंगे। उसके जितने भी बेसिक्स है वो देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इंटीग्रल्स के क्या होते हैं वो देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रल्स क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। तो इफ़ वी आर गिवन ए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन वी यूज इंटीग्रेशन टू फाइंड द फंक्शन। आप लोगों ने क्लास 11th में सीखा होगा डेरिवेटिव निकालना, और क्लास 12 में भी हमारा डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव पूरा क्लास 12 में मेनली है, डेरिवेटिव है। तो हम लोग देखते हैं कि क्लास 12 में कितना बड़ा चैप्टर होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव अगर आप लोग सीख चुके हैं तो आप लोगों को इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव का हम लोग कहें तो सीधा इन्वर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, यानी उल्टा प्रोसेस है इंटीग्रेशन। तो हम लोग डेरिवेटिव में क्या करते हैं, किसी फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, और जो डिफरेंशिएट होता है उसको हम लोग अगर फिर से इंटीग्रेट कर दें तो वही बस फंक्शन हमारे पास वापस आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का यूज़ क्या हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव होया हुआ है, उसको हम लोग उसका जो फंक्शन है, जो ओरिजिनल फंक्शन है हमारा शुरू वाला, उसको अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो उसको उस डेरिवेटिव फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था वो आ जाएगा। सपोज कीजिए आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है। ओके, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव हुआ है। डेरिवेटिव होने के बाद ये बन गया है एफ डैश एक्स। अगर आप लोगों को एफ डैश एक्स से इस एफ एक्स को वापस चाहिए, यानी इस फंक्शन को वापस चाहिए, तो क्या करेंगे आप लोग, ये जो एफ डैश एक्स है इसको आप लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट जो मैं प्रोसेस बताऊंगा इस पूरे चैप्टर में, वो उसके जरिए आप लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जो आप लोगों का जो शुरू फंक्शन था वो हमारा वापस आ जाएगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो हमारा इंटीग्रल्स है वो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स दोनों, इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन कहीं भी लिखा रहे तो आप लोग समझिएगा कि वो इंटीग्रेशन का बात हो रहा है, या डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का कहीं भी बात हो रहा है तो वो समझिएगा कि आप लोग डिफरेंशिएशन का बात हो रहा है। तो आप लोग समझिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है। किसी फंक्शन का अगर कोई डेरिवेटिव दिया गया है तो उस डेरिवेटिव से उस फंक्शन को वापस निकालने के लिए हम लोगों को उस डेरिवेटिव फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे तो फंक्शन वापस आ जाएगा। तो ये हमारा जो है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स कहलाता है। ये हमारे इंडिफिनिट इंटीग्रल्स है। एक हमारा डिफिनिट इंटीग्रल्स होता है, उसमें हम लोग दूसरी चीज़ों को, या कहें कि दूसरी चीज़ें फाइंड करते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस होता है, तो वही डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का यहाँ पर एक डिफिनेशन लिखा गया है कि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, यानी जो डिफरेंशिएशन में करते हैं उसका उल्टा हम लोग करके इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, यानी उसका उल्टे प्रोसेस से, इन्वर्स प्रोसेस से। और ये जो हमारा इन्वर्स प्रोसेस वाला, हमारा जो करके इन्वर्स प्रोसेस करके फंक्शन फाइंड करना है डिफरेंशिएशन से, इस इंटीग्रेशन को हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, मैं आप लोगों का वीडियो के आगे बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशंस वी यूज इंटीग्रल्स। तो आप लोग, तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमारा जो इंटीग्रल्स का जो दूसरा मेन यूज़ है वो है, अगर कोई एरिया बाउंडेड दिया गया है, यानी कि कोई फंक्शन का एक ग्राफ दिया गया है, एरिया बाउंडेड ग्राफ, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ये क्या है, एक सर्टेन लिमिट से एक बाउंडेड एक ग्राफ है जिसके अंदर ये फंक्शन है कोई। इस फंक्शन का अगर आप लोगों को एरिया निकालना है तो इसके लिए भी हम लोग इंटीग्रल्स का यूज़ करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड,
ये क्या है, एक बॉन्डेड एरिया है, यानी हाँ दोनों तरफ से क्या है, इसमें बाउंड्री दिया गया है, यानी बॉन्डेड है बाय द ग्राफ। ये ग्राफ के द्वारा एक बॉन्डेड एरिया है, हमारे बॉन्डेड एरिया का एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन से आप लोगों को, इस फंक्शन का अगर आप लोगों को एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग जो इंटीग्रल्स का यूज़ करेंगे उसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स कहेंगे। तो शुरू के जो एक्सरसाइजेस है उसको हम लोगों ने, उसमें हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल्स देखेंगे, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के मेथड्स देखेंगे, और फिर जो आगे वाले एक्सरसाइजेस है उसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी कि एरिया बॉन्डेड जो हमारा होता है किसी भी ग्राफ में, उसको हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। तो ये जो होगा, ये किसी भी ये कंडीशंस के क्या होगा, हमारा कंडीशन दिया रहेगा, इस कंडीशन से इस कंडीशन के बीच में सर्टेन कंडीशन दिया जाएगा, इसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर आप लोगों को इस एरिया का, हम लोग इसको एरिया का फाइंड करना है। अब इनडिफिनिट एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द इंटीग्रल कैलकुलस। तो इनडिफिनिट और डेफिनेट इंटीग्रल्स मिला करके हम लोग कहते हैं कि वो एक इंटीग्रल कैलकुलस है। यानी जो क्लास 12 का पूरा चैप्टर है उसको हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल्स और डिफिनिट इंटीग्रल्स दोनों पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए हैं कि अब कितने टाइप्स होते हैं। मेनली इंटीग्रल्स के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। पहला होता है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स एंड दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल्स। और इंटीग्रेंस को, अगर इंटीग्रेशन को और हम बताएं तो इंटीग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव का हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, यानी इन्वर्स कर दे रहे हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन फाइंड हो रहा है, यानी कि वो फंक्शन वापस फाइंड हो जा रहा है। तो हम लोग डेरिवेटिव का यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, यानी डेरिवेटिव को ही खत्म कर देता है। यानी फिर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होया हुआ है तो उसमें हम लोग इंटीग्रेशन लगा दें तो वो डेरिवेटिव को एंटी कर देगा, यानी खत्म कर देगा, और वो फंक्शन वापस ले आएगा। Integration is also called antiderivative of derivative, and this process of finding antiderivative is called integration। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। किसी भी डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव निकालना इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रल्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कैलकुलस। इंटीग्रल्स जो होता है हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, या कहें कि ब्रॉड पार्ट होता है हमारा कैलकुलस का। कैलकुलस का मतलब लोग समझते हैं किसी भी चीज़ के लिए, या फिर किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है कैलकुलस के रूप में, उसे हम लोग कैलकुलस कहते हैं। मैथमेटिक्स या फिजिक्स या इंजीनियरिंग वगैरह में जितने भी हमारे जो कैलकुलस के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको हम लोग कैलकुलस के अंदर लेते हैं। तो इंटीग्रल्स एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट, या कहें कि ब्रॉड चैप्टर होगा हमारा कैलकुलस के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होगा। अब देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के। तो इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के मेनली यूजेस हैं इंटरेस्टिंग यूजेस ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल्स लाइक इन इकोनॉमिक, फाइनेंस एंड प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। तो आप लोग देखते होंगे कि जो जीडीपी वगैरह होती हैं, या फिर हम लोग देखते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह, उनमें क्या होता है, उसमें चेंज आती है, यानी कि किस दर से जीडीपी घट रहा है या किस दर से जीडीपी बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट में हम लोग यही चीज़ देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को, जो हम लोग किसी भी चीज़ का चेंज देखते हैं, चेंज को देखने के लिए हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल्स का यूज़ करते हैं, एंड और काफ़ी सारे चीज़ों का यूज़ करते हैं, एंड और काफ़ी सारे इसके यूजेस हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के। जैसे प्रोबेबिलिटी भी निकालने के लिए हम लोग काफ़ी बार इंडिफिनिट इंटीग्रल्स का यूज़ करते हैं। इंडिफिनिट इंटीग्रल्स का डिफिनेशन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो गाइस, अब आप लोग चाहें तो इस पेज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को इसका जो नोट्स है, मैं आप लोगों को उसका पीडीएफ बनाकर आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उससे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रल्स। सिंबल ऑफ इंटीग्रल्स कुछ इस तरह से होता है। ये एस की तरह होता है, लेकिन एस नहीं होता है, ये हमारा एक सिंबल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रल्स को, और आगे में dx लगाते हैं अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रल्स कर रहे हैं उसके आगे हम लोग dx लगाते हैं। जैसे कि t का रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx dt लिखेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx लिखेंगे। इसी तरह से आप लोग इंटीग्रल्स के आगे जो भी चीज़ है हमारा फंक्शन में है, उस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब देखते हैं जनरल मीनिंग ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। तो जनरल मीनिंग क्या होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल्स का? तो इफ़ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स, देन वी से दैट एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स, एंड वी राइट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा डेरिवेटिव क्या होता है, किसी फंक्शन को डेराइव करना हमारा डेरिवेटिव कहलाता है, यानी कि इस तरह से ये डेरिवेटिव हमारा हो गया। ये फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन, उसका ये डेरिवेटिव है। अब हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है, अगर इस डेरिवेटिव फंक्शन का या ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है, तो इसके लिए हम इसका
एंटी डेरिवेटिव कर देंगे यानी इंटीग्रल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा वापस वो एफ एक्स आ जाएगा, कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, यानी वो फंक्शन आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ, यानी कि क्या है, हमारा डेरिवेटिव फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हो चुका है स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, यानी डी एक्स हमारा क्या है, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रल कर रहे हैं, इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ऐसा करने पर जो हमारा पास आएगा वो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। यहीं पे हम लोग अगर हम लोग फिर डेरिवेटिव निकालना है तो डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का हम लोग फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि इन्वर्स प्रोसेस है, यानी कि हम लोग फंक्शन से जिस तरह से उसको डेरिवेटिव निकालते हैं उसको हम लोग इंटीग्रेट करके वापस उस फंक्शन को निकाल सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेट करके अगर हम लोग फिर से इस डेरिवेटिव फंक्शन को निकालना चाहें तो वो हमारा वापस में ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। तो मोर ओवर इफ सी एनी कॉन्स्टेंट दैन डी वाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को जो फंक्शन दिया रहता है डेरिवेटिव का फंक्शन, उसमें हम लोगों को पता नहीं होता है कि जो उसका ओरिजिनल फंक्शन होगा उसमें कांस्टेंट है नहीं। तो हम लोग जितने भी इंटीग्रल्स होंगे उनमें हम लोग प्लस सी का यूज़ करेंगे। मतलब अगर कोई फंक्शन दिया गया है डेरिवेटिव फंक्शन, उसका अगर हम लोग इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं तो उसके आगे आंसर में हम लोग प्लस सी का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होगा कि डेरिवेटिव के अंदर कोई कॉन्स्टेंट है भी या नहीं। तो यहाँ लिखा है कि इफ सी इज एनी कांस्टेंट, अगर सी कोई कांस्टेंट है देन डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, यानी एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स। सो इन जनरल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। तो अगर हम लोगों को किसी यहाँ पर हमारा क्या डेरिवेटिव फंक्शन है, तो डेरिवेटिव फंक्शन का जब भी इंटीग्रल करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा, नहीं जो फंक्शन आएगा, उसमें प्लस कांस्टेंट जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं होता कि उसका ओरिजिनल जो फंक्शन होगा उसमें कोई कांस्टेंट है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम लोगों को मालूम नहीं है कि इनडिफिनिट नंबर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमारा अगर 1 होगा तो इसके लिए अलग ही हमारा इंटीग्रल होगा, 2 होगा तो इसके लिए अलग इंटीग्रल होगा। तो क्लियरली डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी विल गिव डिफरेंट इंटीग्रल्स। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लियरली कि सी के डिफरेंट वैल्यूज, यानी कांस्टेंट कोई भी हो, अगर डिफरेंट वैल्यूज है सी के यानी कांस्टेंट के, तो हम लोग कहेंगे कि उसके जो इंटीग्रल्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। दस अ गिवन फंक्शन में हैव एन इनडिफिनिट नंबर ऑफ इंटीग्रल। तो इस प्रकार जो किसी भी फंक्शन का हमारा जो इंटीग्रल होगा वो काफ़ी सारे होंगे, इनडिफिनिट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स होंगे। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कॉल दिस इंटीग्रल इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो काफ़ी सारे यानी एक ही फंक्शन का ढेर सारा यानी कि इनडिफिनिट इंटीग्रल्स होना, इसीलिए हम लोग इसको इनडिफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। एनी फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड इज नॉन एज इंटीग्रैंड, यानी कि जिस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं या जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है उसको हम लोग इंटीग्रैंड कहेंगे। यहाँ पर डी लिखा गया है, इंटीग्रैंड कहेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, या कहें कि हमारे पास पार्ट्स होते हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहला होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एंड थर्ड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इन तीनों को मैं आप लोगों को डेडिकेटली एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, यानी कि कहें कि एक एक एक्सरसाइज है इन तीनों पार्ट्स पे बेस्ड, तीनों मेथड्स पे बेस्ड एक एक एक्सरसाइज है। तो इसका एग्जाम्पल एक्सरसाइज में आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा। तो इस पूरे प्लेलिस्ट को, आने वाले पूरे प्लेलिस्ट को इंटीग्रल्स का आप लोग जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के। सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एंड रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और रिजल्ट्स यहाँ पे इंटीग्रल्स के दिए गए हैं। तो इन चीज़ों को, जितने भी यहाँ पर इंटीग्रल्स में आप लोगों को फार्मूला बताऊंगा, इन चीज़ों को याद कर लें, क्योंकि आने वाले जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उनमें इन चीज़ों का यूज़ होगा। क्योंकि जो छोटे छोटे इंटीग्रल्स के क्वेश्चन होते हैं, या कहें कि इंटीग्रल्स के जो रिजल्ट्स होते हैं, उनका यूज़ ही होता है हमारे मेन इंटीग्रल्स के क्वेश्चन में। तो पहला है डी वाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट हम लोग जानते हैं 0 होता है, हम लोग डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं। तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, जो हमारा डेरिवेटिव फंक्शन आया इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करते हैं तो वापस फंक्शन आ जाता है। यानी कि इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा फंक्शन होगा वो आ जाएगा। तो फंक्शन क्या था, कांस्टेंट। तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी तरह से डी वाई डी एक्स, दूसरा हमारे पास है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, और प्लस में हम बताएं कि किसी भी कांस्टेंट को एक जोड़ दे रहा है, यानी कि कोई भी हमारा यहाँ पे एक c कांस्टेंट होगा। और ये आप लोगों को हर एक इंटीग्रल के क्वेश्चन में करना है प्लस c। तीसरा नंबर है डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, और जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो भी ई टू द पावर एक्स होता है, प्लस सी होगा। फोर्थ नंबर है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और अगर हम लोग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन देखें तो वो साइन एक्स प्लस सी होता है।
5वां नंबर है cos x का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन निगेटिव साइन एक्स होता है। तो ये जो निगेटिव है वो इंटीग्रेशन में नहीं आता है बल्कि इसका रिजल्ट में आता है, यानी फंक्शन में आता है। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स करेंगे, यानी ये साइन एक्स लेंगे और जो माइनस है वो हमारा आंसर में चल जाएगा। तो ये माइनस साइन एक्स का हो गया इंटीग्रेशन बराबर में माइनस cos x प्लस c। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बराबर sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा और प्लस c होगा। इसी तरह से 7वां नंबर है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x बराबर माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो cosec स्क्वायर एक्स यहाँ भी हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन में माइनस का साइन नहीं लेंगे बल्कि जो हमारा फंक्शन आएगा, क्योंकि जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जो माइनस होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, यानी जो फंक्शन में आएगा वो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस cot x और प्लस c हमेशा हम जुटेगा यहाँ पर c कॉन्स्टेंट। 8 नंबर है sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। याद रखिएगा इन चीज़ों को कि sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस c होगा। इसी तरह से cos x का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस cos x इंटू cot x। तो यहाँ भी माइनस हमारा फंक्शन में चल जाएगा, तो cos x cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा माइनस cos x प्लस c होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। हम लोग अब देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ इंटीग्रल्स, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स कुछ इस तरह से हैं। पहला है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का वो होगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस में कोई कांस्टेंट। दूसरा है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो -1 माइनस यहाँ भी हट जाएगा, हमारा सिर्फ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा, इसका निगेटिव यहाँ आ जाएगा और जो कॉस इनवर्स एक्स है वो आएगा और प्लस में कोई कांस्टेंट। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो है दोनों सेम है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोगों का क्वेश्चन ऐसा कोई दिया गया है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हम लोगों को कौन सा इसमें से यूज़ करना है। तो अगर क्वेश्चन में साइन का कोई पार्ट दिया गया है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर कॉस का हमारा पार्ट दिया गया है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। लेकिन जनरली अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो हम लोग पहला वाला यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी वाला यूज़ करते हैं, यानी इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं। तीसरा है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखते हैं इसके आगे। 13वां रिजल्ट है हमारा कि कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस आ जाएगा हमारा फंक्शन में, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी कोई कांस्टेंट। 14 हमारा 14th नंबर जो रिजल्ट है वो है सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो इस पूरे का इंटीग्रल क्या होगा हमारा सेक इनवर्स एक्स होगा और प्लस में कोई कांस्टेंट। 15th नंबर डी वाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स, यहाँ कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स एक्स का हमारा क्या होता है डिफरेंशिएशन -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा इस पूरे का, तो माइनस हमारा जो है वो फंक्शन के अंदर चला जाएगा, तो फंक्शन हमारा क्या है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस थे। अब कुछ अदर फॉर्मूलाज देखते हैं, जैसे कि पहला है, अब हमारा 15 रिजल्ट अब तक हो चुका है, यानी 15 फॉर्मूलाज हम लोग देख चुके हैं। इन चीज़ों का आप याद कर लीजिएगा। 16 नंबर जो हमारा रिजल्ट है वो इस तरह से है कि अगर log x का हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं तो वो होता है 1/x। तो 1/x का जो इंटीग्रल होगा वो हमारा log x प्लस सी होगा, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0, यानी जहाँ पर x हमारा 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, x जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। 17th नंबर है डी वाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x अपॉन लॉग a इज इक्वल टू ax, a टू द पावर x। तो इस चीज़ के लिए हम लोग जब इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x निकालेंगे तो वो होगा x a टू द पावर x अपॉन लॉग a प्लस सी। ये जो हमारा वो बेस है लॉग का, ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा, ये आएगा और प्लस में कोई कॉन्स्टेंट आएगा इसका इंटीग्रल। 17th नंबर है x टू द इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो जब भी कोई ऐसा इंटीग्रल का फॉर्मूला रहे या फिर कहें कोई ऐसा कोई डेरिवेटिव दिया रहे जिसका कोई पावर हो, यानी कोई x दिया हो उसके ऊपर कोई पावर हो 1 2 3 या n नंबर आप लोग कह सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे इसका फॉर्मूला कि x तो रहेगा, x जो ऊपर में जो भी नंबर दिया रहे, यानी n यहाँ पर है, अगर 1 रहता तो 1 लेते हैं, n दिया है तो n, उसमें हम लोगों को एक ऊपर जोड़ना है यानी पावर में एक जोड़ना है और उसके बेस में हम लोग n प्लस 1 जोड़ना है, यानी जो n यहाँ दिया है और उसमें एक और जोड़ना है प्लस c। ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा इस इंटीग्रल का। और जहाँ n
नॉट इक्वल टू -1। यहाँ पर n जो है हमारा नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, क्योंकि अगर -1 होगा तो -1 + 1 क्या होता है, 0 हो जाएगा, और 0 किसी भी नंबर का जो पावर होता है 0 वो 1 हो जाता है। तो ये हमारा n इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ड्राइव किया गया है यहाँ पर। तो ये जो हमारा जो फंक्शन था, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। तो dy/dx ऑफ x⁴n+1 अपॉन n+1 का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डेरिवेटिव का n+1 हमारा आगे आ जाएगा और ये इसमें एक घट जाएगा। तो n+1 हमारा आगे आ गया और x⁴n+1, और इसमें एक घटाएं तो एक से एक कट गया, और नीचे में n+1 था, n+1 से n+1 कट गया, तो हमारा कितना बच गया, x⁴n। तो अगर हम लोग x⁴n का इंटीग्रल निकालें तो x⁴n+1 अपॉन n+1, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव को ही इंटीग्रल ले लेते हैं। इंटीग्रल किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, तो ओरिजिनल फंक्शन ये था, तो ओरिजिनल फंक्शन ये आ गया, और प्लस c कोई कांस्टेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इस चीज़ का। अब देखते हैं जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, या फिर कहें कि ये जो रिजल्ट है log x = 1/x, उसका जो इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है 2 केसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx = log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सी वेयर x नॉट इक्वल टू 0। तो अगर कभी हम लोग केस 1 में अगर हम लोग कभी देखते हैं कि अगर जो x का यहाँ वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, तो इन दिस केस मॉड्यूलस ऑफ x = x होगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ log x = dy/dx ऑफ log x होगा = 1/x, और इंटीग्रल ऑफ 1/x dx क्या होगा, हमारा log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सी होगा। दूसरा केस दिया गया है कि अगर x 0 से छोटा हो, x 0 से छोटा होने का मतलब क्या है कि जो भी नंबर होगा x वो निगेटिव होगा। तो इन दिस केस जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी मॉड्यूलस का यूज़ करेंगे, तो मॉड्यूलस ऑफ x = -x, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ log मॉड्यूलस x = क्या होगा, dy/dx ऑफ log -x, और 1/-x इंटू 1 करेंगे तो हमारा कट के क्या आ जाएगा, लास्ट में इसका डिफरेंशिएशन 1/x ही आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर x 0 से बड़ा है तो भी हमारा तो भी हमारा क्या आ रहा है, log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सी आ रहा है, और x जब 0 से छोटा है तो भी हमारा log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सी आ रहा है। तो इस रिजल्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं सम स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल्स। तो हम लोग जैसे कि आप लोगों को बताया कि इंडिफिनिट इंटीग्रल्स हमारा क्या होता है, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रल करते समय, यानी इंडिफिनिट इंटीग्रल्स बनाते समय। तो पहला हमारा प्रॉपर्टी है प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या कहें डेरिवेटिव, एंड इंटीग्रेशन, या कहें इंटीग्रल्स आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि अगर कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं, और उसका हम लोग उसको इंटीग्रेशन निकालने के बाद अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालें तो जो फंक्शन है वो वापस आ जाएगा। तो इसका इन्वर्स भी प्रोसेस वही सेम होगा कि अगर कोई डेरिवेटिव फंक्शन दिया गया है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, अगर डेरिवेटिव निकल जाए और उसका हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो वो फंक्शन वापस आ जाएगा, प्लस सी कोई कांस्टेंट जुड़ जाएगा। हम लोग प्लस सी हमेशा इंटीग्रेशन निकालने के बाद जोड़ते हैं, एंड सी इज एनी कांस्टेंट। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं उसके बाद हम लोग उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमारा वापस ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। उस तरह से अगर किसी फंक्शन का हम लोग पहले डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, उसका फिर बाद में हम लोग उसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो भी हमारा लास्ट में वही फंक्शन वापस आ जा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है कि जिसके अंदर दो फंक्शंस है, जैसे कि एक फंक्शन f(x) है और दूसरा फंक्शन g(x) है, और ये अगर प्लस या माइनस साइन है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर और भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, यहाँ पर मैं 2 टर्म्स लेकर दिखाया हूँ। तो अगर ऐसा है कि किसी भी इंटीग्रल के अंदर अगर कोई दो फंक्शन, जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन f(x) है, दूसरा फंक्शन g(x) है, और उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो इन दोनों को जो है हम लोग जो है सेपरेटली अलग अलग डिफरेंट इंटीग्रेशन के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि पहला फंक्शन f(x) है तो इंटीग्रल ऑफ f(x) और रिस्पेक्ट में dx है तो dx लिखेंगे, और जो भी साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस लेंगे, प्लस यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं और यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस लेंगे, और दूसरा जो फंक्शन है उसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट ऑफ gx dx के रिस्पेक्ट में। तो ये हम लोग कर सकते हैं अगर कोई फंक्शन, अगर एक ही इंटीग्रल में दो फंक्शन दिए गए हैं अलग अलग फंक्शन, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा हमारा प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फंक्शन है और उसके साथ कोई कांस्टेंट लगा है तो हम लोग कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट के कोई भी हो सकता है, तो कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि के हमारा जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया इंटीग्रल ऑफ f(x) dx। चौथा प्रॉपर्टी
कहें तो दूसरा और तीसरा प्रॉपर्टी का जो है मिश्रण है, या कहें कि दोनों एक दूसरे से दोनों का जब यूज़ करते हैं तो चौथा प्रॉपर्टी निकलता है। तो यहाँ पर है कि कोई कांस्टेंट है उसके साथ कोई फंक्शन है, प्लस कोई कांस्टेंट है उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन है, K2 कोई कांस्टेंट है, F2 कोई दूसरा फंक्शन है, इसी तरह से K3 कोई कांस्टेंट है, F3x कोई दूसरा फंक्शन है। तो इस तरह से काफ़ी सारे नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, उनके साथ कोई कांस्टेंट लगा है। तो हम लोग पहला तरीका क्या जानते हैं कि इन दोनों का हम लोग जो है प्लस साइन अगर लगा हुआ है या माइनस साइन लगा हुआ है, अगर अलग अलग फंक्शन है तो उसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ f1x हो जाएगा अलग dx, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इसके लिए क्या हो जाएगा k1, और k1 क्या है कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से ये बाहर आ जाएगा थर्ड प्रॉपर्टीज के अनुसार। तो k1 बाहर आ गया तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया k1 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल ऑफ f1x dx। तो ये एक अलग टर्म हो गया था तो इसलिए हम लोग इसको अलग इंटीग्रेट किए। इसी तरह से प्लस k2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, f2x हमारा अंदर रह जाएगा, यानी कि इंटीग्रल ऑफ f2x dx। इस तरह से प्लस k3 कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रल किसका हो जाएगा f3x का। इस तरह से जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि कांस्टेंट बाहर आएगा किसी भी इंटीग्रल का, और जो हमारा अगर प्लस माइनस साइन दिया हुआ है और अलग अलग फंक्शन है तो उसको हम लोग प्लस माइनस में अलग अलग डेरिवेट अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 के। जितने भी एग्जाम्पल्स है एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो चुका है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे बेसिक्स देखे हैं। तो आज जो हमारा ये हमारा जो 7.1 एक्सरसाइज 7.1 है, या कहें कि इंडिफरेंट इंटीग्रल्स है, उसका काफ़ी सारा जो है हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है, और कोई बेसिक्स लगभग इसमें बचा नहीं है। जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे कुछ कुछ अगर कोई बेसिक्स बाकी रहेगा तो उसको मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा और एक्सरसाइज कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या फिर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।